एपिसोड 8 की शुरुआत होते ही हमें महा और रियोक एक साथ अच्छे समय बिताते हुए दिखते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही वापस जाने लगते हैं। पर उनके वहाँ से जाने से पहले हमें कोई शख्स कार में बैठे हुए उनकी तस्वीरों को खींचते हुए दिखता है, जो कि एक न्यूज़ चैनल का मशहूर न्यूज़ रिपोर्टर है। घर वापस आने के बावजूद महा अभी भी रियोक के बारे में सोच रही थी, क्योंकि आखिरकार वो रियोक से प्यार करना शुरू कर चुकी है। साथ ही वो न्यूज़ रिपोर्टर जिसने महा और रियोक के साथ में फ़ोटो खींच ली थी, वो उन फोटो को देखकर खुश है। और आगे जैसे ही रिपोर्टर जूंगी वहाँ पे आ जाती है तो वो अपने मॉनिटर को ऑफ कर देता है, जिसके बाद हम महा को अपने सिटकॉम की शूटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ सिटकॉम के अंदर महा और जॉय एक दूसरे के भाई बहन हैं और कहानी के हिसाब से वो दोनों रिमोट के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं। एक परफेक्ट शॉट देने के बाद वहाँ खड़े सभी लोग ताली बजा रहे होते हैं, जिसके बाद उन्हें अगले सीन के बारे में बताया जाता है। और उसी दौरान यूजिन महा का सिटकॉम अपने मोबाइल पर देख रहा होता है, जिसके ग्रुप के बाकी दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या अभी भी महा और वो एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि महा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में काम कर रही है। तो यूजिन उनसे कहता है कि हाँ, मेरी उससे बात होती है। जिनके वहाँ से चले जाने के बाद हम यूजिन को यह सोचते हुए देखते हैं कि वो महा से जानबूझकर नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो महा से दूर रहना चाहता है। साथ ही उसने रियोक से ये वादा भी किया था कि वो महा से दूर रहेगा, पर उसके लिए ये सब काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि उसे हर वक्त बस महा की याद आ रही होती है। रात होने पर जब रियोक अपने कमरे वापस आता है तो उसे कमरे में आता हुआ देख चॉय और कांग सिटकॉम की स्क्रिप्ट को छुपा देते हैं, जिनकी ऐसी हरकतों को देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो उसे कुछ बातें छुपा रहे हैं। तो आगे वो चॉय के हाथों से सिटकॉम की स्क्रिप्ट को छीनते हुए उसे पढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ कांग रियोक से कहता है कि स्क्रिप्ट के जो डायलॉग्स हैं वो सिटकॉम के हिसाब से हैं। तो रियोक को भी ये बात समझना पड़ेगा कि वो यहाँ पर बस एक्टिंग कर रहा है। स्क्रिप्ट के पहले पेजेस में तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन बाद के 2-3 पेजेस में रियोक को पता चल जाता है कि सिटकॉम के दौरान महा की कुछ किसिंग सीन है, जो कि वो किसी और एक्टर के साथ करने वाली है, जिस पर रियोक कहता है कि वो एक एक्टर है और इस बात को समझता है। पर अगले दिन रियोक सिटकॉम की शूटिंग में पहुंच जाता है, जहां वो सभी लोगों से कहता है कि वो चॉय और कांग को देखने के लिए आया है, पर असलियत में हम सबको पता है कि वो किसके लिए आया है। शूटिंग लोकेशन में पहुंच जाने के बाद महा जैसे ही रियोक को देखती है तो वो उसे देखते ही खुश हो जाती है। और आगे जैसे ही सिटकॉम के डायरेक्टर वहाँ पे पहुँचते हैं तो रियोक को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तो रियोक उनकी बात को मान के उनके पीछे हो लेता है, जहाँ सिटकॉम की शुरुआत में हम महा और चॉय को एक साथ बात करते हुए देखते हैं। इसके बाद हम एक और एक्टर को देखते हैं जिसका नाम बिन है, और वो महा से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। महा उसकी ओर हैरानी से देखती है और बस यहीं पर वो सीन का अंत हो जाता है। अब बात करें बिन की, तो ये भी कोरिया का एक मशहूर एक्टर है, जिस पर कोरिया की काफ़ी सारी लड़कियां मरती हैं। इस सीन को देख लेने के बाद डायरेक्टर सभी से कहते हैं कि ये दोनों स्क्रीन में काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, जिस बात को सुन लेने के बाद रियोक को वापस से जलन महसूस होती है। और आगे जब कांग कहता है कि बिन सचमुच में हैंडसम दिखता है, तो रियोक कांग की ओर गुस्से से देख रहा होता है। तो आगे कांग रियोक से डरते हुए कहता है कि वो रियोक से ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता। शूटिंग के दौरान वो सीन आ जाता है जब महा को एक्टर बिन को किस करना है, जिसके बाद हम महा को बिन से कहते हुए सुनते हैं कि बिन उसका सीनियर होने के बावजूद वो उसे डेट करना चाहती है, क्योंकि वो उसका पहला प्यार है। ये बात सुन लेने के बाद रियोक को जलन महसूस होती है। तो जब एक्टर बिन महा को मना कर देते हैं तो महा उनकी बात को न मानते हुए उन्हें ज़बरदस्ती करके कहती है कि वो उन्हीं को डेट करेगी, जिस बात से गुस्सा होते हुए रियोक अपने मैनेजर से कहता है कि जब बिन नहीं चाहता कि महा उसे डेट करे तो यह महा उसे बार बार क्यों पूछ रही है। फिर आगे महा एक्टर बिन से कहती है कि उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे, और वो उसे वादा करने के लिए कहती है, जिसे सुन लेने के बाद रियोक और भी ज़्यादा गुस्सा होकर कहता है कि ये उसे प्रॉमिस करने के लिए क्यों कह रही है, क्योंकि महा ने तो कभी भी रियोक से कोई प्रॉमिस नहीं करवाया। तो मैनेजर जून उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। तो आगे एक्टर बिन भी महा से प्रॉमिस करते हुए कहता है कि महा की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे, जिसके बाद वो दोनों ही एक रिलेशनशिप में चले जाएंगे। ये सब सुन लेने के बाद रियोक अपने सिर को अपने माथे में मारता है, क्योंकि उसे वहाँ पर खड़े होकर ये सब देखना बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। और आगे जैसे ही महा एक्टर बिन को किस करती है तो रियोक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैनेजर जुन भी रियोक को चिढ़ाते हैं, जहाँ सीन के दौरान महा वापस से खुद को रोककर पीछे हो जाती है। और आगे हम रियोक को भी अपने लिप्स को टच करते हुए देखते हैं। तो आगे डायरेक्टर सेकंड शॉट लेने के लिए कहते हैं, तो महा वापस से एक्टर बिन को किस करती है, जिस पर रियोक कहता है कि एक्टिंग करते वक्त कई बार हमें सेकंड शॉट लेना पड़ता है। लेकिन उसके बाद डायरेक्टर वापस से एक और शॉट लेने के लिए कहते हैं। तो आगे रियोक हमें और भी ज़्यादा गुस्सा दिखता है, पर वो किसी तरीके से खुद के गुस्से को काबू कर रहा होता है। पर डायरेक्टर आगे जैसे एक और शॉट करने के लिए कहता है तो रियोक उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी मैनेजर जुन आके
रियो को पीछे की ओर खींचते हैं, लेकिन डायरेक्टर एक और शॉट की मांग करते हैं क्योंकि उन दोनों की इमोशंस कम दिख रहे थे। तो रियो गुस्से से पागल होते हुए कहता है कि क्या ये डायरेक्टर को काम करना नहीं आता, जो वो वापस से वही सीन्स को दोबारा से शॉट्स ले रहा है। लेकिन मैनेजर अर्जुन रियो को वापस से शांत रहने के लिए कहते हैं। तो महा आखिरकार एक फाइनल शॉट दे के परफेक्ट तरीके से किस करते हुए सीन को ख़त्म कर देती है, जिसे देख लेने के बाद रियो का गुस्सा फट चुका है और आगे उसकी सांसें भर जाती हैं। तो आगे वो कांग की ओर देखता है, जो कि स्क्रिप्ट के हिसाब से महा का लवर है, और इसी वजह से वो पेड़ के पीछे छुपकर महा को देख रहा था। तो वो रोने की एक्टिंग कर रहा था। डायरेक्टर के कट कहने के बाद रियो कांग का नाम जोर से चिल्लाता है और वो बड़ी ही तेज़ी से कांग की ओर दौड़ के जाता है, जिसकी इन हरकतों को देखकर सेट में खड़े हुए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो मैनेजर अर्जुन जिहाक से कहते हैं कि रियो आज भी नहीं बदला। तो आगे वो कांग के पास जाके कहता है कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो किसी और को पसंद करती है, तो तुम्हें एक असली मर्द की तरह उसका सामना करना पड़ेगा। तो आगे वो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा करने के लिए कहता है, जिसके ऐसे बर्ताव को देखकर माँ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और आगे रियो सीढ़ियों से वापस नीचे उतर के वहाँ से जाने वाला होता है। तो मैनेजर अर्जुन उससे कहते हैं कि क्या वो पूरी शूटिंग नहीं देखेगा, जिस पर रियो गुस्सा होते हुए उन्हें कहता है कि उसकी फीलिंग्स को मैनेजर अर्जुन कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे। और आगे वो वहाँ से गुस्सा होते हुए निकल जाता है। शूटिंग ख़त्म हो जाने के बाद महा एक स्टोर रूम के आगे आती है, जहाँ रियो को उसे मैसेज की मदद से स्टोर रूम में आने का रास्ता बता रहा होता है। तो महा उसके बताए हुए मैसेज के हिसाब से उस जगह पहुँच जाती है। तो रियो को उसे एक अलमारी के पीछे खींचकर उससे पूछता है कि वो सुबह से ही उसे जवाब नहीं दे रही है, जिस पर वो कहती है कि मैं सबके सामने तुमसे बात नहीं कर सकती। और आगे जब महा को पता चलता है कि रियो को उस पर किसिंग सीन की वजह से गुस्सा है, तो वो उसे और भी ज़्यादा छेड़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर दो शख्स आ जाते हैं, जिस वजह से रियो महा को लेकर सोफे के पीछे छुप जाता है, जहाँ महा और रियो एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। लेकिन वहाँ हैरान होते हुए रियो को सोफे से धक्का दे देती है और वो सीधा ज़मीन पर गिरता है। और आगे वो उससे कहता है कि वो रियो के नज़दीक आने से डर रही है, जबकि वो एक्टर बिन के साथ 6 बार किसिंग सीन के शॉट दे चुकी थी। और आगे वो वहाँ से गुस्सा होकर जाने वाला होता है, लेकिन तभी महा उसका हाथ पकड़ के उसके चीक्स पर किस कर देती है और वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद रियो को बहुत ज़्यादा हैरानी महसूस होती है। और आगे वो आईने की ओर देख के कहता है कि अगर उसे किसी करना था तो उसने चीक्स पर क्यों किया, वो लिप्स पर भी कर सकती थी। इसके कुछ देर बाद जब महा और रियो एक के बाद एक स्टोर रूम से बाहर निकल रहे होते हैं, तो हमें कोई अनजान शख्स उन दोनों की ही तस्वीर खींचते हुए दिखता है। इसके कुछ देर बाद मैनेजर अर्जुन रियो के पास आते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती काम पे ले जाते हैं। इसके बाद हम रिपोर्टर नाम को रियो और महा की सभी तस्वीरें सीईओ पास को देते हुए देखते हैं, जिन पिक्चर्स को देखने के बाद सीईओ पास को हैरानी महसूस होती है और अब उन्हें भी रियो और महा के बारे में पता चल चुका है। महा के वापस आ जाने के बाद शिम और यूरी उसे एक्टर बेन के बारे में पूछते हैं। तो महा उसे जवाब देते हुए कहती है कि एक्टर बेन बहुत ही अच्छा इंसान है और उसने सेट में महा के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की। तो शिम इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और आगे जब शिम कैफ़े काउंटर में खड़ी हुई लड़की को पूछती है कि क्या वो एक्टर बेन को जानती है, तो वो उसे जवाब देते हुए कहती है कि उसके पास टीवी देखने के लिए समय नहीं होता, क्योंकि उसे पढ़ाई करने में दिलचस्पी है। जिसके बाद महा उससे पूछती है कि क्या तुम रियो को जानते हो, क्योंकि रियो तो पूरे कोरिया का मशहूर मूवी स्टार है। जिस पर वो लड़की उसे जवाब देते हुए कहती है कि वो रियो को भी नहीं जानती। और आगे वो महा से कहती है कि ये एक्टर्स फालतू होते हैं और ज़िंदगी में पढ़ाई करने वाले ही सफल होते हैं, जिस वजह से महा और उसका दोनों का लड़ाई हो जाता है। पर आगे शिम और यूरी महा को चुप कराते हैं, जहाँ यूरी शिम से कहती है कि महा रियो को वापस से डेट कर रही है। तो शिम इस बात से हैरान हो जाती है, क्योंकि महा ने यूरी को सब कुछ सच सच बता दिया था, पर उसने शिम से कुछ भी नहीं कहा। तो शिम महा पर नाराज़ होते हुए वहाँ से चुपचाप चले जाती है। शिम को वहाँ से गुस्सा होकर जाते हुए देख जिया को भी समझ आ जाता है कि उन तीनों लड़कियों के बीच एक और बार लड़ाई हो गई है। तो आगे जब शिम अपने फैशन डिज़ाइनर के पास आती है, तो डिज़ाइनर उसकी ओर देखते हुए कहती है कि वो पतली होती जा रही है, क्योंकि डिज़ाइनर के कपड़े उसे फिट नहीं आ रहे। तो डिज़ाइनर उसे कहती है कि क्या तुम्हारा वेट लॉस हो रहा है। और आगे वो उसे पूछती है कि क्या वो किसी बात की चिंता कर रही है।
पर शिम उसके बात को मना करते हुए कहती है कि अब वो पहले जैसे हो जाएगी। जिसके बाद हम शाज ग्रुप के फैन क्लब की लड़कियों को देखते हैं जो कि न्यूज़ में किसी एक्ट्रेस की खबर को पढ़ रहे होते हैं, जहाँ खबर में किम जिन नाम की एक्ट्रेस का किसी एक्टर के साथ अफेयर चल रहा है। और आगे वो लड़की कहती है कि किम जिन की उम्र काफ़ी कम है और इस हिसाब से वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है। जिस पर दूसरी लड़की कहती है कि रियो की उम्र भी तो उसी की उम्र जितनी है, तो वो क्यों डेट नहीं करता। जिस पर वो दोनों ही लड़कियां उसे भड़कते हुए कहती हैं कि रियो स्पेशल है, वो बाकी लड़कों की तरह नहीं। रियो के एक नेशनल ट्रेजर है और पब्लिक फिगर होने की वजह से वो डेट नहीं करेगा। जिस बात से वो लड़की भी हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि माँ और यूरी प्रैक्टिस रूम में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ यूरी माँ से कहती है कि शिम का पैकअप होने के बाद वो सीधा कमरे में चली गई। जिस पर माँ यूरी से कहती है कि क्या हम जाकर उसे मिलें, लेकिन यूरी माँ से कहती है कि हमें शिम को अकेले छोड़ देना चाहिए। फिर आगे यूरी के मोबाइल में एक मैसेज आता है जहाँ उसे एक्टर किम जिम के लीक्ड वाली फ़ोटो दिख गई है। फ़ोटो को देखते ही माँ को समझ आ जाता है कि ये उसी दिन का फ़ोटो है जब माँ और रियो एक साथ थे, जहाँ पहाड़ में घूमते वक्त माँ ने भी किम जिन उन को वहाँ पर किसी के साथ खड़े देखा था। तो माँ इस बात से घबरा जाती है और आगे जैसे ही रियो कमरे में वापस पहुँचता है तो हांजा रियो को रोककर उसे कहता है कि ग्रुप के सभी सदस्य कई साल से एक साथ हैं। और आगे वो रियो को समझाते हुए कहता है कि उन्हें ऐसे ही साथ रहना चाहिए और उन्हें कभी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे उनके ग्रुप का नाम मीडिया में गलत तरीके से उछाला जाए। जिसे ऐसे बातें करते हुए सुन रियो को उसकी बातें समझ नहीं आती। और आगे जैसे ही माँ अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसे रियो का कॉल आता है। तो माँ उसे शिम और उसके बीच जो लड़ाई शुरू है उसके बारे में बताती है। और आगे वो कहती है कि शिम ने उससे एक दिन से बात नहीं की, जिस पर रियो को उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है। जबकि रियो को हांजा की बातें बार बार याद आ रही हैं और उसी वजह से वो घबरा भी रहा है। तो आगे माँ उससे पूछती है कि क्या उसने न्यूज़ में कुछ देखा है, जिस पर रियो को उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं। और आगे माँ शांत होकर चुप हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो उससे रियो के शेड्यूल के बारे में पूछती है। तो जैसे ही रियो को उसे बताता है कि वो फ्राइडे को फ्री है तो वो दोनों तय करते हैं कि वो दोनों फ्राइडे के दिन मिलेंगे। इसके बाद हम सीईओ पार्क्स और मैनेजर किम को एक रेस्टोरेंट के अंदर मिलते हुए देखते हैं, जहां बात करते वक्त सीईओ पार्क्स मैनेजर किम से कहते हैं कि जिस ग्रुप को मैनेजर किम ने ट्रेन किया था जिहाक उसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। तो जिहाक मैनेजर किम को तो सीईओ पार्क्स मैनेजर किम को साथ मिल के जिहाक के अगेंस्ट षड्यंत्र बनाने के लिए कहते हैं और इसके लिए वो मैनेजर किम को बहुत सारे पैसे देने के लिए भी तैयार है, जिस वजह से मैनेजर किम भी खुश होते हुए राज़ी हो जाते हैं। और इसके अगले दिन हम माह को देखते हैं जिसके हाथ में एक पार्सल होता है और उस पार्सल को खोल के देखने के बाद माह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि एनवेलप के अंदर मिस्टर किम के भेजे हुए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आगे माह यूरी का नाम चिल्लाते हुए वापस से कमरे में चले जाती है और बस यही लेटर जिहा के पास भी आया था। तो आगे यूरी जिहा को कॉल लगाती है और उन्हें समझाते हुए कहती है कि ओमेगा एंटरटेनमेंट ने टी पार्टी ग्रुप पे केस कर दिया है, इस इल्ज़ाम को लगाते हुए कि टी पार्टी ग्रुप पहले से ही ओमेगा एंटरटेनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद वो तीनों कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हुए जिहा के कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और उन पर चीट एंड फ्रॉड का केस कर दिया गया है। बल्कि ये सब सच नहीं होता क्योंकि एनी के सुसाइड करने की वजह से ओमेगा एंटरटेनमेंट को बंद कर दिया गया था। तो आगे जैसे ही जिहा उनसे ओमेगा एंटरटेनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछते हैं तो उनमें से किसी को कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि ये कई साल पुरानी बात थी। जिसके बाद जिहा उन सभी से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा पर्सन है जो कि इस बात की गवाही दे सके कि ये सब कुछ झूठ है। तो आगे वो दोनों ही लड़कियां ये बात को सोच रही होती हैं कि उनके पहचान में ऐसा कौन है जो इस बात को झूठ साबित कर सके। और इसके बाद हम यूरी को देखते हैं जो कि उनकी बातें सुनते हुए बहुत ज़्यादा घबरा गई है। तो आगे जब यूरी शिम को ओमेगा एंटरटेनमेंट के डॉक्यूमेंट दिखा रही होती है तो माह को ये बात याद आती है कि उसने ओमेगा एंटरटेनमेंट में साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट को अपने उस पुराने बॉक्स में रखा है जिसके अंदर वो अपना पुराना मोबाइल फ़ोन को रखती है। जिस बक्से को खोलते ही माह को उसका पुराना कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और आगे जब माह इस बात को याद कर रही होती है कि ऐसा कौन सा शख्स है जो इस बात की गवाही दे सकता है कि वो तीनों ही ओमेगा एंटरटेनमेंट कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, तो माह को उसका पुराना मैनेजर नामजून याद आ जाता है। लेकिन तभी शिम कहती है कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर रहता है। तो माह अपने पुराने फ़ोन को स्विच ऑन कर लेती है जिसमें उसका फ़ोन नंबर सेव था क्योंकि माह उस फ़ोन का इस्तेमाल रियोक से बात करने के लिए करती है। तो माह को उसी फ़ोन से उसके पुराने मैनेजर का नंबर भी मिल जाता है, जिसके नंबर के मिलते ही माह उसे कॉल करती है। फिर आगे जैसे ही हम नामजून को देखते हैं तो हमें पता चलता है
कि वो एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है, जहाँ उसका फ़ोन बजते ही उसे कस्टमर का कॉल आता है जिसने कई घंटे पहले ऑर्डर दे दिया और उसका ऑर्डर उसके घर तक नहीं पहुँचा। तो आगे नामजून उनसे सॉरी कहता है और कॉल को जैसे ही काटता है तो उसे महा का कॉल आता है और आगे जैसे ही महा उसे सब कुछ बताती है तो नामजून को इस बात से बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। और उसी दौरान जब मैनेजर किम अपने ऑफिस में खाना खा रहे होते हैं तो जीहाक उनके ऑफिस पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो किम से कहते हैं कि टी पार्टी ग्रुप पर उनके कोई कॉपीराइट्स नहीं बनते, तो आखिर क्यों वो उस पर केस कर रहे हैं। तो मैनेजर किम जीहाक से कहते हैं कि वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, बल्कि उनसे एक बड़ी कंपनी ये सब करवा रही है। जिस बात को सुनते ही मैनेजर जीहाक को समझ में आ जाता है कि इन सभी के पीछे सीईओ पास का हाथ है। तो आगे जैसे ही रियोक अपने मैनेजर के साथ शूटिंग के लिए जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक न्यूज़ दिखती है जिसमें यह बता रहे होते हैं कि कैसे टी पार्टी ग्रुप ने एक ही समय में 2 कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चीट एंड फ्रॉड केस किया है, जिस पर रियोक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी मैनेजर जून कहते हैं कि यह न्यूज़ उतनी भी बड़ी नहीं, पर पता नहीं क्यों न्यूज़ चैनल वाले बार बार इसी न्यूज़ को घसीट रहे हैं। तो आगे हम टी पार्टी ग्रुप को अपने कमरे में बैठकर चिंता करते हुए देखते हैं, जहां शीम अपने दोस्तों से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो महा अपने दोनों दोस्तों से कहती है कि मैनेजर जीहाक तो अपने काम में ही बिजी रहेंगे, तो आगे जाकर हमें अपना काम करना चाहिए, जिस पर वो दोनों ही लड़कियां मान जाती हैं। फिर आगे हम लालिमा को अपने कार में बैठे हुए देखते हैं, जो कि टी पार्टी ग्रुप के न्यूज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। लेकिन तभी उसकी मैनेजर लालिमा से कहती है कि ये खबर उतनी भी बड़ी नहीं जितना कि न्यूज़ चैनल वाले बता रहे हैं। और तभी लालिमा अपने मैनेजर से कहती है कि ज़रूर कोई बहुत बड़ी कंपनी टी पार्टी ग्रुप को ख़त्म करना चाहती है और ये सब उन्हीं की साजिश है। फिर आगे हम स्पार्कलिंग ग्रुप के सभी सदस्यों को महा के न्यूज़ के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, जहां ह्यून अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि महा एक नंबर की मनहूस है, मतलब कि वो जिस भी कंपनी में अपना पैर को रखती है वो कंपनी तबाह हो जाती है। जिस पर ह्यून उसे कहता है कि महा उनके कंपनी की सबसे मेहनती लड़की थी। जिस बात को सुनने के बाद ह्यून को जलन महसूस होती है। तो आगे वो अपने दोस्त से कहता है कि उन सभी ने उतनी ही मेहनत की है जितनी कि महा ने की थी। जिस पर मिन्सू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ, तुमने भी तो मेहनत की है अलग अलग लड़कियों को छेड़ने की। जिसके बाद ह्यून कुछ भी नहीं कह पाता। और आगे हम यूजिन को अपने कमरे में देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों की बातों को सुन रहा होता है। लेकिन तभी मैनेजर टाय वहाँ पे आकर अपने ग्रुप के मेंबर से कहते हैं कि उन्हें किसी और की तरफ ध्यान न देते हुए अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो आगे जब शीम अपने प्रैक्टिस रूम में बैठी होती है तो उसे यूजिन का कॉल आता है, जिसके कॉल को आता हुआ देख शीम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यूजिन उसे कॉल करते वक्त बस महा के बारे में पूछ रहा होता है, मतलब कि महा ठीक है या नहीं, और इस खबर के बाहर आने की वजह से उसे सिटकॉम में रखा गया है या फिर निकाल दिया गया। जिन बातों को सुनने के बाद शिम को हैरानी होती है और वो उदास हो जाती है। और आगे वो यूजिन पर भड़कते हुए कहती है कि यूजिन बस महा के बारे में चिंता करता है, जबकि तीनों ही लड़कियों पर सेम कंडीशन आ पड़ी है। और आगे वो यूजिन को बताती है कि कंट्रोवर्सी होने की वजह से शिम का जो फोटोशूट होने वाला था वो भी कैंसिल हो चुका है। जिस पर यूजिन उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसके कहने का ये सब मतलब नहीं था। और आगे जैसे ही वो शिम से कहता है कि वो उसके बारे में गलत सोच रही है, तो शिम यूजिन से कहती है कि अगर उसे महा की इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है तो उसे सीधा महा को कॉल लगाना चाहिए, ना कि शिम को। और आगे वो कॉल को काट कर रोना शुरू कर देती है, ये सोचते हुए कि उसकी ज़िंदगी में वो अकेली है और उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। तो आगे जैसे ही यूरी सुयोग के स्टूडियो में पहुंचती है तो वहां पर कांग उसे मिलता है, जो उसे मिलते ही पूछता है कि क्या यूरी ठीक है। जिस पर वो कहती है कि हाँ, और टी पार्टी ग्रुप की जो कंट्रोवर्सी शुरू है उसे उसके मैनेजर मतलब कि जीहाक संभाल लेंगे। जिस पर कांग उसे कुछ भी नहीं कह पाता। तो आगे यूरी उसे पूछती है कि शायद ग्रुप को कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं क्या, क्योंकि वो कई बार कांग को सुयो के स्टूडियो में देखती है। जिस पर हंसते हुए कांग उसे कहता है कि वो एक सिंगर है और स्टूडियो ही सिंगर का घर होता है। और आगे सुयो के वहाँ पर आने के बाद यूरी उससे पूछती है कि क्या कांग ने सुयो के स्टूडियो में पार्टनरशिप कर ली है, और वो वहाँ से गुस्सा होते हुए स्टूडियो के अंदर चली जाती है। जिस पर हंसते हुए कांग बहुत ज़्यादा हैरान है, क्योंकि उसने एक्चुअली सुयो के स्टूडियो में पार्टनरशिप की है। और आगे हम महा को अपने स्क्रिप्ट की रिहर्सल करते हुए देखते हैं, जिसके पास अचानक से लालिमा आकर उसके साइड में बैठ जाती है। जिसके बाद वो महा से कहती है कि उसने न्यूज़ में टी पार्टी ग्रुप की खबर देखी है, और वो महा को शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि लालिमा भी ये बात को जानती है कि वो एक झूठी खबर है। तो आगे महा लालिमा से कहती है कि उसे झूठी खबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच को कितना भी छुपाओ वो एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। लालिमा उसकी बातों को सुनकर खुश हो जाती है। और आगे वो जैसे ही वहाँ से जाने वाली होती है तो महा उसे रोकते हुए कहती है कि वेदर काफ़ी कोल्ड होने वाला है
और उसे ऐसे खुले कपड़ों में नहीं घूमना चाहिए। जिसे अपनी चिंता करते हुए देख लालिमा मुस्कुराने लगती है और बस यहीं पर हमें पता चलता है कि लालिमा कोई नेगेटिव लड़की नहीं है, बल्कि वो हर एक शख्स का ख्याल रखती है। और आगे हम रियोक को अपने शूटिंग सेट में देखते हैं, जहाँ वो टी पार्टी ग्रुप की खबर को पढ़ के बहुत ज़्यादा घबरा चुका है। तो आगे वो महा को कॉल करता है, तो मैनेजर जुन वहाँ पे आके रियोक से उसका मोबाइल को छीन कर उसे शूटिंग से अपना ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि पिछले बार जब उसका ध्यान भटका था तो वो सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। तो आगे वो रियोक को उन लोगों की तरफ इशारे करके दिखाते हैं जो रियोक के वहाँ पर आने का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। जिन लोगों को अपने इंतज़ार करता हुआ देख रियोक वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। शूटिंग सेट पर आते ही डायरेक्टर रियोक से पूछते हैं कि महा कैसी है, क्योंकि सवेरे ही उन्होंने महा की ग्रुप की खबर देखी थी, पर रियोक को भी कुछ भी नहीं पता होता। तो वो कह देता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो डायरेक्टर रियोक से कहते हैं कि वो तो उसकी फ्रेंड है ना। और तभी यूजिन वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद डायरेक्टर को याद आता है कि यूजिन भी तो महा का दोस्त है। तो आगे वो यूजिन से कहते हैं कि महा कैसी है, जिस पर यूजिन बताता है कि केस जल्दी सॉल्व होने वाला है और उन्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आगे डायरेक्टर कहते हैं कि उन्हें महा का काम करना पसंद है और इसी वजह से वो उसे कई सारी फिल्मों के लिए अलग अलग डायरेक्टर से बात करेंगे। जहाँ रियोक को ऐसा लगता है कि महा अभी भी यूजिन को सब कुछ बताती है और उसे कुछ भी नहीं, तो उसे इस बात से बुरा लगता है, जबकि यूजिन को इस बारे में चिम ने बताया था, ना कि महा ने। तो आगे हम मैनेजर जिहाक को सीईओ पार्स के ऑफिस में बहुत ही गुस्सा होते हुए देखते हैं, जिसके बाद सीईओ पार्स अपने सेक्रेटरी को ऑफिस के बाहर जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जिहाक पार्स को कहते हैं कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, पर पार्क उसे कहते हैं कि जब मैनेजर किम को अपने ग्रुप की लड़कियां वापस चाहिए तो इसमें मैं क्या करूं। तो जिहाक उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम ये सब टी पार्टी ग्रुप के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए कर रहे हो। जिसका जवाब देते हुए पार्स कहते हैं कि तुम कोई बड़ी शख्सियत नहीं हो। और आगे वो जिहाक का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कई साल पहले तुमने ही मेरी बेइज्जती की थी, जबकि सीईओ पार्क्स ने जिहाक को एक छोटे भाई की तरह माना था, जिसने उसे धोखा दे दिया और पार्स की बेइज्जती करके एक रात नौकरी छोड़ दी। और म्यूज़िक इंडस्ट्री में वापस आने के बावजूद उसने सीईओ पार्स से माफ़ी नहीं मांगी। तो आगे जैसे ही जिहाक पार्स को उसके ग्रुप से अलग रहने के लिए कहते हैं, तो सीईओ पार्स उन फोटो को उड़ा देते हैं जिसे रिपोर्टर नामी ने छुपते हुए महा और रियोक की फ़ोटो ली थी। उन फोटोज़ को वहाँ पर देख के जिहाक घबरा जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तो वो सीधा जाकर पार्स का कॉलर पकड़ते हैं और उसे पूछते हैं कि ये सब करने की असली वजह बताओ। तो सीईओ पार्स गुस्सा होते हुए जिहाक को गेट आउट कहते हैं। तो आगे हम रियोक को देखते हैं, जो रात को शूटिंग ख़त्म हो जाने के बाद वैन में वापस आकर महा को कॉल लगा के पूछता है कि वो कैसी है। तो महा उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ और रियोक को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे दोनों ये बात तय करते हैं कि वो फ्राइडे को मिलेंगे। अगली सुबह कैफे में ओमेगा एंटरटेनमेंट का पुराना मैनेजर नामजून उनसे मिलने के लिए आता है, जहाँ मैनेजर उनको बताता है कि उस कंपनी में ऐसी फैसिलिटीज़ बहुत कम दी जाती थी और कभी कभार तो वहाँ पर लाइट भी नहीं होती थी। नामजून को इस बात से बुरा लगता है कि कंपनी ने उन तीनों लड़कियों को कुछ भी नहीं दिया और इसके बावजूद जब वो आज सक्सेसफुल हो चुकी हैं तो उन पर केस कर दिया गया। तो आगे वो उन तीनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आगे वो उनसे कहता है कि कंपनी के बंद हो जाने के बाद वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि कंपनी के पीसी और टैबलेट्स उसने नहीं छोड़े और आज तक वो उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। तो आगे जैसे ही जिहाक उससे पूछते हैं कि क्या तुम इन सभी बातों को कोर्ट के सामने साबित कर सकते हो, तो नामजून इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों ही लड़कियां खुश हो जाती हैं। तो आगे जिहाक सभी को वहां से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो महा के साथ अकेले में बात करना चाहते हैं। तो आगे वो महा से उन फोटोज़ के बारे में बात करते हैं और आगे वो महा से कहते हैं कि कोर्ट केस में होने वाली बात को तो हम कोर्ट में गलत साबित कर सकते हैं, पर वो फोटोज़ जो सीईओ पार्स के पास हैं उस बारे में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आगे वो महा से कहते हैं कि उसके गलत साबित होने के बावजूद वो महा को अकेले नहीं छोड़ेंगे, जिस बात से महा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और आगे हम रियोक को शूटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ उसके फ़ोन में बार बार महा का कॉल आता है, पर वो शूटिंग में होने की वजह से उसका फ़ोन नहीं उठा पाता। और आगे जैसी ही शूटिंग ख़त्म होती है तो वो अपने फ़ोन में महा के मिस कॉल को देखकर वापस से कॉल बैक करता है, जिसके बाद महा उसे उन फोटोज़ के बारे में बता देती है, जिस बात से रियोक भी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है। लेकिन आगे वो महा से कहता है कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी की नई नई फ़ोटो लीक होती रहती है। जिस बात को सुन लेने के बाद महा को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। पर आगे हम रियोक को और भी ज़्यादा टेंशन में देखते हैं और आगे हम एक कैफ़े में रिपोर्टर जुंगी को देखते हैं, जो कि जिहाक के वहाँ पर आने का इंतज़ार कर रही थी। जुंगी इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान है
क्योंकि मैनेजर जिहाक ने खुद उसे कॉल करके बुलाया है, जिसका जवाब देते हुए जिहाक उसे कहते हैं कि उन्हें रिपोर्टर जुंगी की सहायता की ज़रूरत है। आगे वो उसके सामने एक लिफाफा रखते हैं जिसके अंदर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं और वो जुंगी से कहते हैं कि उसे अपनी न्यूज़ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाना चाहिए। रिपोर्टर जुंगी को लगता है कि इसके बदले में उसे जिहाक के लिए कुछ करना पड़ेगा, पर जिहाक उसे मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि तुम बस सच को सामने ला लो। क्योंकि मैनेजर जिहाक को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो न्यूज़ में दिखाया जाता है लोग उसे ही सच मान लेते हैं। कोर्ट में जो भी प्रूफ हो रहा है उसे लोग नहीं सुनते। जिसके बाद रिपोर्टर जुंगी जिहाक से कहती है कि वो इसे पढ़ना चाहती है, तो जिहाक उसे जैसे ही थैंक यू बोलते हैं, रिपोर्टर जुंगी उसे कहती है कि मैं तुम्हारा काम बस एक ही शर्त पे कर रही हूँ, जो बात वो जिहाक को बाद में बताएगी। जिस पर जिहाक कुछ भी नहीं कह पाते और उसी दौरान हम रियोक को देखते हैं जो कि गुस्सा होते हुए सीईओ पार्क्स के ऑफिस की ओर बढ़ रहा होता है, जहाँ मैनेजर जुन उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, पर वो उनकी एक नहीं सुनता। तो वो सीधा ऑफिस के अंदर जाके सीईओ पार्क्स का नाम लेता है। जिसके बाद सीईओ पार्क्स मैनेजर जुन से कहते हैं कि वो कैसा मैनेजर है जो कि अपने क्लाइंट पर ठीक से नज़र भी नहीं रख पा रहा है। जिस पर रियोक उन्हें रोक देता है और कहता है कि मैनेजर जुन की इसमें कोई गलती नहीं, और आगे वो मैनेजर जुन को ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो सीईओ पार्क्स के साथ अकेले बात करना चाहता है। जिसके बाद सीईओ पार्क्स रियोक को उसकी और माँ की तस्वीर दिखा के कहते हैं कि उस लड़की के तुम्हारे साथ रहने की वजह से बस उसे फ़ायदा हो रहा है, और आगे अगर किसी का नुकसान होता है तो वो बस रियोक का होगा। और आगे वो रियोक को घमंडी कहते हैं। जिसके बाद वो रियोक को धमकी देते हुए कहते हैं कि आज उनके पास इतना पैसा है कि वो एक नई टीम खड़ी कर सकते हैं। जिस पर रियोक कुछ भी नहीं कह पाता, और आगे वो जैसे ही उससे पूछते हैं कि क्या उसके ग्रुप के सदस्य को इस बात के बारे में पता है, और इस बात पर भी रियोक कुछ नहीं कहता। फिर आगे वो जैसे ही अपने कमरे में वापस आता है तो वो ध्यान से सोच रहा होता है, खुद पर शक करते हुए कि शायद वो अपनी टीम को धोखा दे रहा है। जिसके बाद वो मैनेजर जिहाक को कॉल लगा के कहता है कि अगर आज भी वो रियोक का मैनेजर होता तो वो उसके साथ क्या करते। तो मैनेजर जिहाक उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें रोक देता, पर आज के समय में जिहाक बदल चुके हैं। तो वो रियोक से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। और अब आखिरकार फ्राइडे का दिन आ जाता है जहाँ माँ और रियोक एक दूसरे से मिलते हैं। उन दोनों को एक साथ मिलते ही माँ रियोक से कहती है कि बहुत दिन से नहीं मिलने की वजह से उसने रियोक को मिस किया। पर हम रियोक को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उदास है और वो माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। जिस बात को जानते हुए कि रियोक टेंशन में है, माँ उससे पूछती है कि वो कैसा है। जिसके बाद रियोक माँ को गले लगा के कहता है कि अब जो वो माँ से कहने वाला है वो उसे आई कांटेक्ट करके नहीं कह सकता। और आगे वो माँ को कहता है कि वो माँ के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, मतलब कि वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता है। जिस बात को सुन लेने के बाद माँ का दिल टूट जाता है और बस यहीं पर उस पार्ट का अंत हो जाता है। और बस इसी के बाद हम 12 साल पुराना एक सीन देखते हैं जहाँ मैनेजर जिहाक और सीईओ पार्क्स एक साथ दारू पी रहे होते हैं। उस समय के दौरान सीईओ पार्क्स एक कैफ़े के ओनर थे जहाँ उनकी कोई इज्जत नहीं करता था, और इसी वजह से उन्हें हमेशा परेशानी होती थी। जहाँ एक दिन वो जिहाक से कहते हैं कि वो ऐसी ज़िंदगी को नहीं बिता सकते, और बस यहीं पर पार्ट 8 का अंत हो जाता है।